संगीता, रोज़ सही समय पर आया करो। कभी 8 बजे आती हो, कभी 11 बजे। कोई एक टाइम है तुम्हारे आने का? बिन्नी गुस्से में चीखती हुई अपनी मेड से कह रही थी। और संगीता पर जैसे कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। वो बस जूने से कढ़ाई घिसे जा रही थी, जैसे कढ़ाई नहीं कोई इंसान हो। बिन्नी ने गुस्सा थूकते हुए उससे बोला, अच्छा अब छोड़ ये कढ़ाई, ज़्यादा रगड़ने से सोने की नहीं बन जाएगी, रहेगी स्टील की ही। थोड़ी सी चाय बना ले, या हम दोनों यहाँ धूप में बैठकर पीते हैं, बहुत ठंड है आज। ऐसा कहते हुए बिन्नी बालकनी में धूप में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में संगीता भी ट्रे में चाय लेकर आ गई और वहीं पास में पड़े पाटे पर बैठ गई। चाय की चुस्की लेते ही बिन्नी ने अपना वही पुराना डायलॉग मारा कि चाहे कितनी बार चाय बना पी लूँ, पर जब तक तू चाय नहीं पिलाती मेरा तो मन ही नहीं भरता। हाँ दीदी, मुझे पता है, मैं भी कहाँ घर से कुछ खा पी कर आती हूँ, यहीं आपके साथ बिस्कुट और चाय पीती हूँ, तब जाके काम करने की शक्ति आती है। संगीता ने बिस्कुट चाय में डुबोते हुए कहा, तू इतनी देर तक भूखी क्यों रहती है? संगीता, इतनी देर तक भूखा रहना तेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है। कहाँ दीदी, सेहत की किसको फिक्र है, बस काम से जो 4 पैसे मिलते हैं उन पैसों से बाँचता है, संगीता ने निराश होते हुए कहा। बिन्नी ने बात बदलते हुए उससे कहा कि अच्छा ये बता, तूने फ़ोन लिया कि नहीं? मुझे बड़ी परेशानी होती है, कभी तू लेट आ रही है तो कम से कम मुझे फ़ोन करके बता तो सकती है और कि आज मैं लेट हो जाऊंगी। नहीं दीदी, मेरा आदमी कहता है कि फ़ोन रखने से औरत बिगड़ जाती है, सो वो फ़ोन नहीं रखने देता मुझे। क्या, फ़ोन रखने से औरतें बिगड़ जाती हैं? वाह, बहुत सही। और जो रोज़ तुम्हें घर घर बर्तन झाड़ू करने भेजता है, तब उसे शर्म नहीं आती? कल को तुम्हें कोई परेशानी हो जाए तो तुम किसी को फ़ोन भी ना कर सको। अरे फ़ोन तो हमारी सुविधा के लिए है। और जो तुम पिछली दिवाली पर 7,000 का फ़ोन अपने उस पति को दिया था जो घर पर पड़े पड़े खाट तोड़ता है, उसका क्या? क्या वो नहीं बिगड़ता फ़ोन से? ओह, पता नहीं तुम लोग इतना बर्दाश्त कैसे करते हो, बिन्नी ने गुस्से से कसमसाते हुए बोला। अब दीदी क्या करूं, रहना तो उसी के साथ है, तो बात भी माननी पड़ती है, उसकी दूसरा कोई ठिकाना तो है नहीं। मायके से तो उसी दिन से रिश्ता टूट गया था जब उनकी मर्जी के खिलाफ इससे शादी की थी, संगीता ने दुखी होते हुए कहा। अपने आदमी से बोलो कि कुछ काम धाम करे, यूँ घर बैठने से काम नहीं चलता। कल को तेरे बच्चे होंगे, फिर कैसे खर्चे उठाएगी उनका, बिन्नी ने संगीता से कहा। संगीता चाय के कप समेटते हुए बिना कुछ प्रतिक्रिया दिए वहाँ से चली गई और बाकी काम निपटाने लगी। संगीता के जाने के बाद बिन्नी बस यही सोचती रही कि क्यों हमारे समाज में आज भी कुछ तबकों में औरतों की इतनी नाकदर है। वो बेचारी सुबह अपने घर का काम निपटाकर सबके घर का काम करती हैं। महीने में सिर्फ 2 छुट्टी मिलती हैं और जब पगार मिलती है तो सबसे पहले उसके पति फुर्सत दिखाते हुए सारे पैसे उनसे ले लेते हैं। यह सोचते सोचते बिन्नी को नींद आ गई। शाम को मिलन बिन्नी के पति जब ऑफिस से आया तो बिन्नी ने चाय देते हुए सारी बात मिलन को बता दी। वो मिलन से उम्मीद कर रही थी कि वो संगीता के प्रति कुछ सहानुभूति दिखाएगा, पर मिलन ये कहते हुए बात को ख़त्म करने लगा कि ये लोग आदी होते हैं ऐसी लाइफ के। मैं हतप्रत रह गई ये जवाब सुनकर। आदी होते हैं से क्या मतलब है इनका? अच्छा जीवन कौन नहीं जीना चाहता? कौन सी पत्नी नहीं चाहती कि उसका पति उसे प्यार और इज्जत दे? बिन्नी थोड़ी मायूस हो गई मिलन का जवाब सुनकर। अगले दिन बिन्नी सारा दिन संगीता का इंतज़ार करती रही, पर संगीता नहीं आई। बिन्नी थोड़ा परेशान भी थी कि संगीता ठीक तो है ना। अगली सुबह 8 बजे ही डोरबेल बजने लगी। बिन्नी को लगा दूध वाला होगा और उसने दरवाज़ा खोला तो सामने संगीता खड़ी थी। बिन्नी उससे कुछ पूछे इससे पहले ही वो सीधा किचन में चली गई और जाके बर्तन धोने लगी। बिन्नी भी उसके पीछे पीछे किचन की ओर चल दी। बिन्नी ने उससे पूछा, कल क्यों नहीं आई संगीता? मुझे तो फिक्र होने लगी थी तेरी। कुछ नहीं दीदी, तबीयत ठीक ना थी मेरी, संगीता ने बिना बिन्नी की तरफ देखे ही जवाब दिया। अच्छा कोई बात नहीं, आ चाय पीते हैं, बना ले 2 कप, तब तक मिलन भी आते होंगे नहाकर। फिर आज आलू के पराठे बना देना नाश्ते में। नाश्ते की टेबल पर मिलन और बिन्नी बैठकर नाश्ता कर रहे थे
और संगीता पराठे बना रही थी। संगीता थोड़ी चटनी भी दे दो ना फ्रिज से, विनी ने कहा। संगीता फ्रिज से चटनी निकालकर जब विनी की प्लेट में डालने लगी तब विनी की नज़र उसके हाथ पर पड़ी। पूरा हाथ सूजा हुआ था और जगह जगह नील पड़ा हुआ था। हाथ में क्या हुआ? तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी संगीता? मेरे इतना पूछते ही संगीता की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो वहाँ से चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि कल उसने अपने पति से कुछ काम करने के लिए बोला, जिस पर वह भड़क गया और गुस्से में आकर संगीता को बुरी तरह पीट दिया। ये सब सुनकर बिन्नी को बहुत गुस्सा आया और बिन्नी ने संगीता को पुलिस कंप्लेन करने को कहा, पर संगीता ने ये कहकर मना कर दिया कि मैं जाऊंगी कहाँ, उसके घर के अलावा मेरा कोई और ठिकाना भी तो नहीं है। बिन्नी को बहुत तरस आ रहा था संगीता पर। उसने उसे भी करने को मना कर दिया और उसे आराम करने को कहा। रात को काफ़ी देर हो गई मिलन को ऑफिस से आने में। बिन्नी उसको कॉल भी लगाती रही पर उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। बिन्नी परेशान होकर छत पर इधर उधर टहल रही थी। तभी मिलन की गाड़ी की आवाज़ सुनते ही वह दरवाजे की तरफ भागी और दरवाज़ा खोलकर मिलन पर गुस्सा होने लगी। इतनी देर कर दी आने में और फ़ोन भी नहीं लग रहा था आपका, क्या बात है? मिलन ने बिना उसकी बात सुने ही कह दिया कि मीटिंग में बिजी था। बिन्नी ने पूछा, खाना लगा दूं? तो मिलन ने कहा कि नहीं, ऑफिस में खा लिया था थोड़ा सा। यह सुनकर बिन्नी को अच्छा नहीं लगा। वैसे तो मिलन अक्सर ही लेट आता है ऑफिस से, पर आज कुछ ज़्यादा ही लेट आया और ऊपर से खाना भी नहीं खाया। बिन्नी, मैं सोने जा रहा हूँ, कल जल्दी उठना है, मेरा बैग भी पैक कर दो। बैग पैक कर दूँ? कहाँ जाना है आपको? बिन्नी ने पूछा। मुझे एक हफ्ते के लिए मीटिंग और सेमिनार के लिए बॉम्बे जाना है। अचानक? बिन्नी ने सवाल किया। अचानक कुछ नहीं होता बिन्नी, जाना तो था पर मैं टाल रहा था, पर अब बॉस ने बोल दिया कि जाना ही पड़ेगा। मेरे बगैर काम नहीं चलेगा। ओके। बिन्नी ने निराश होते हुए मिलन की अलमारी खोली और उसके कपड़े पैक करने लगी। सुबह सुबह मिलन घर से चला गया। बिन्नी भी अपनी अकेलेपन की साथी संगीता का इंतजार करने लगी। ऐसा नहीं था कि बिन्नी बच्चे नहीं चाहती थी, पर जब भी वो इस बारे में बात करती तो मिलन हमेशा ये कहकर मना कर देता कि अभी हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, और बिन्नी मन महसूस कर रह जाती। बिन्नी बहुत पढ़ी लिखी है और शादी से पहले बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करती थी, पर शादी के 1 महीने बाद ही मिलन ने यह कहकर उसकी जॉब छुड़ा दी कि मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है जॉब करने की। मिलन को यह भी पसंद नहीं कि बिन्नी किसी से भी ज़्यादा मिले जुले, खास तौर से उसके दोस्तों या सहकर्मी से। बिन्नी ने भी मिलन की सारी बातें इसलिए मान ली क्योंकि मिलन उसे बहुत समय देता था और प्यार भी करता था। बिन्नी ने मिलन की इन आदतों को मिलन की पॉजिटिवनेस समझकर इग्नोर कर दिया, पर समय के साथ साथ मिलन के व्यवहार में बहुत परिवर्तन आने लगा था। शायद वो उसका काम था जिसकी वजह से वह बहुत व्यस्त हो गया था और बिन्नी अकेली। खैर, सुबह जब संगीता आई तो बिन्नी ने उसका हालचाल पूछा और संगीता ने मुस्कुराते हुए उसे बताया कि अब वो माँ बनने वाली है। यह सुनकर बिन्नी बहुत खुश हुई और उसने संगीता को कहा कि आज से तू कोई काम नहीं करेगी। इस पर संगीता हंस दी और कहने लगी कि दीदी, अगर काम नहीं करूँगी तो आने वाले को अच्छी परवरिश कैसे दूँगी। पर बिन्नी ने उससे कहा कि तू सिर्फ खाना बनाएगी, बाकी के काम के लिए मैं किसी और को रख लूँगी। इस पर संगीता को बुरा लगा और वो बोली कि दीदी, अभी तो पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आप काम छुड़ा देंगी तो फिर खर्चा कैसे चलेगा। बिन्नी ने उसे कहा कि तू किसी बात की चिंता मत कर, मैं तेरे पैसे नहीं काटूंगी, बस तू अपना और आने वाले बच्चे का ख्याल रख। यह सुनकर संगीता को थोड़ी राहत मिली और उसने यह सोचकर कि जब बिन्नी माँ बनेगी तो उसकी देखभाल करके वह यह एहसान चुका देगी। इसी तरह समय बीत गया और संगीता को एक बेटी भी हो गई। बेटी का नाम सुग्गू रखा गया। पता नहीं क्या मतलब था इस नाम का, पर अब बोलते बोलते हमें भी अच्छा लगने लगा था। मिलन पहले से भी बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगे थे और मैं सुग्गू में उसके लिए शॉपिंग करना, कपड़े और खिलौने खरीदना, सब कुछ मुझे बहुत खुशी देता था।
मैंने तो संगीता को बोल भी दिया था कि सुगु को तो मैं ही पढ़ाऊँगी। यह सुनकर संगीता का एक ही जवाब होता कि दीदी, जब आपका बच्चा हो जाएगा तब आपका ध्यान सुगु से वैसे ही हट जाएगा। आप इतना बिजी हो जाओगे कि किसी चीज़ की समय नहीं रहेगा। यह सुनकर मेरे मन में सिर्फ यही आता कि मेरा बच्चा कब होगा, किसी को नहीं पता। एक दिन संगीता नहीं आई और जब अगले दिन आई तो पूरी तरह से टूटी हुई, शरीर से भी और मन से भी। आते ही बस इतना बोली कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दीदी, बस अपने पास रख लो, 2 वक्त का खाना और रहने के लिए कुछ जगह दे दो। दीदी, बस कुछ और नहीं, कभी नहीं मांगूंगी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। जब थोड़ा शांत हुई तब उसने बताया कि कैसे उसके पति ने अपनी माँ के कहने पर उसे और उसकी बेटी को बुरी तरह पीटा, यहाँ तक कि उसने सुगु का गला दबाकर मारने की कोशिश भी की। जैसे तैसे संगीता अपनी जान बचाकर वहाँ से भागी और सीधे बिन्नी के पास आ गई। बिन्नी पहले तो थोड़ा सोच में पड़ गई, पर फिर ना जाने क्यों क्या हुआ कि उसने तुरंत ये फैसला ले लिया। उसने फैसला लिया कि अगर उसकी वजह से किसी की ज़िंदगी संवर सकती है तो क्यों नहीं, और उसने संगीता को वहाँ अपने साथ रख लिया। और सबसे पहले वो संगीता को लेकर पुलिस स्टेशन पहुँची और उसके पति के खिलाफ घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार भी कर लिया। अब संगीता की ज़िंदगी कुछ आसान हो गई थी। अब वह खुश रहने लगी थी। बिन्नी उसे ब्यूटिशियन का कोर्स करा रही थी, साथ ही साथ वह सिलाई का काम भी सीख रही थी और बिन्नी के घर का काम भी ठीक से संभाल रही थी। इधर मिलन को कुछ दिन के लिए फिर से टूर पर जाना पड़ा और बिन्नी को भी अब आदत पड़ गई थी इस तरह से मिलन से दूर रहने की, तो अब उसे बुरा भी नहीं लगता था। एक दिन संगीता जब घर आई तो उसने बिन्नी से पूछा कि दीदी, साहब कहाँ गए हैं टूर पर? तो बिन्नी ने कहा कि वो बंगलौर गए हैं। तो संगीता कुछ परेशान सी हो गई, जिस पर बिन्नी ने उससे पूछा कि क्या हुआ संगीता, तू परेशान क्यों है? तो संगीता ने कहा कि आज उसके पार्लर में एक लड़की आई थी अपनी नेल आर्ट कराने और वो अपना पर्स गाड़ी में भूल गई थी। तो जब संगीता उसका पर्स लेने गई तो पीछे की सीट पर कोई आदमी बैठा हुआ था जो बिल्कुल मिलन जैसा लग रहा था। यहाँ तक कि उसने कपड़े भी मिलन जैसे ही पहने थे और वो अपने मोबाइल पर कुछ कर रहा था, जिससे उसने संगीता को नहीं देख पाया। ये देखकर संगीता बहुत परेशान हो गई। ये सुनकर पहले तो बिन्नी कुछ सोच में पड़ गई, फिर हंसते हुए बोली कि तुझे कोई गलत फहमी हो गई है संगीता, मिलन यहाँ कैसे हो सकते हैं? आज ही तो मेरी बात हुई है मिलन से। मिलन ने मुझे यही कहा है कि वो अभी अगले हफ्ते ही आ पाएंगे वापस। ना ही संगीता और ना ही खुद बिन्नी भी उस जवाब से संतुष्ट थी, क्योंकि दोनों के ही दिमाग में बस यही चल रहा था कि जो देखा था वो कौन था। खैर, बिन्नी ने बिना किसी सबूत के मिलन से भी सवाल करना उचित नहीं समझा। उसने धैर्यता से काम लेना उचित समझा और मिलन के वापस आने का इंतज़ार करने लगी। इस बार का इंतज़ार कुछ आसान नहीं था। बहुत सारे सवालों के झंझावात चल रहा था बिन्नी के दिमाग में। पहले जब मिलन वापस आता था तो बिन्नी उसके कपड़े सीधे लॉन्ड्री में दे देती थी, पर इस बार उसने तय कर लिया था कि अब वो उसके सूटकेस को ध्यान से अनलॉक करेगी। कुछ ही दिनों में जब मिलन वापस आ गया तो बिन्नी ने उसकी ट्रिप के बारे में पूछा और मिलन ने भी बस सब ठीक था कहकर एक संक्षिप्त सा जवाब दे दिया। मिलन के ऑफिस जाने के बाद तुरंत ही बिन्नी उसके कपड़े निकालने गई। पूरा बैग खाली कर लिया था, पर उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उसे मिलन पर शक हो सके। फिर कुछ निश्चिंत हो गई और फिर उसने मिलन की टॉयलेट किट निकाली और सामान खाली करने लगी। तभी उसमें से एक टिश्यू निकला जिसमें दिल्ली के एक 5 स्टार होटल का नाम छपा था। यह देखकर बिन्नी के दिमाग में कुछ हलचल हुई। उसने तुरंत ही वह टिश्यू संभाल कर रख दिया और उस होटल के नंबर पर फ़ोन लगाया। रिसेप्शन से किसी ने फ़ोन उठाया और बिन्नी ने उससे मिलन के बारे में पूछा कि उन्होंने चेकआउट कर लिया क्या। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने उसे बताया कि उन्होंने तो कल ही चेकआउट कर लिया था। यह सुनकर बिन्नी को अपने पैरों के नीचे से ज़मीन निकलती हुई लगी और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। जी भर कर रोने के बाद जब उसका मन हल्का हो गया तब वह कमरे से बाहर आई। संगीता को उसका चेहरा देखकर सब समझ में आ गया था कि आज दिमाग और दिल के बीच के युद्ध में दिल हार गया।
मिलन आज समय से घर आ गया था। रात में खाने की टेबल पर विनी चुप ही रही और मिलन तो वैसे भी ज़्यादा नहीं बोलता था। खाना खाने के बाद विनी अपने रूम में आ गई और संगीता को भी बोल दिया कि सारा काम निपटाकर वो भी अपने कमरे में चली जाए। सुब्बू तो वैसे ही जल्दी सो जाती है, सो संगीता भी काम निपटाकर अपने कमरे में सोने चली गई। क्या हुआ विनी, तुम कुछ परेशान लग रही हो? नहीं मिलन, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर इतनी चुप क्यों हो? मिलन, मैंने सोच लिया है कि मैं अब और इस घर में इस तरह से बैठकर नहीं रह सकती हूँ। अब मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कभी कोई कमी नहीं रखी है। फिर तुम क्यों जॉब करना चाहती हो? मिलन ने बिन्नी से कुछ चिढ़ते हुए कहा। ज़रूरत है मिलन, अब मेरे ऊपर संगीता और सुग्गू की भी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी मैं खुद उठाना चाहती हूँ, किसी और के पैसे पर नहीं। बिनी ने जैसे अपना निर्णय सुना दिया था। इतने सालों में कभी भी बिनी ने मिलन के फैसले पर आवाज़ नहीं उठाई, पर न जाने क्यों आज उसका वो रूप मिलन को भी समझ में नहीं आया। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। मिलन ने जब देखा कि उसकी दाल अब नहीं गलने वाली, वह ऐसा कह के चुप करके सो गया। अगले दिन बिनी ने अपना फैसला सबको सुना दिया और यह तय हुआ कि सुगु कृष में रहेगी और संगीता और बिनी दोनों जॉब करेंगी। कुछ समय में ही बिनी को बहुत अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल गई और बिनी ने ज्वाइन भी कर लिया। पर बिनी अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। वो बस यही सोच रही थी कि क्या फ़र्क है मिलन और संगीता के पति में। दोनों ने ही अपनी पत्नियों को धोखा दिया और उनको अपने तरीके से चलाया। और इस समाज में जो स्त्रियों के सम्मान की बात होती है, वो शायद ही कभी किसी को मिल पाता है। फिर चाहे वो मेरी जैसी पढ़ी लिखी लड़की हो या संगीता जैसी अनपढ़, दोनों के साथ सलूक एक जैसा ही होता है। बिनी ने अब अपने को मजबूत कर लिया था। साथ ही साथ अब वह मिलन की हर हरकत पर भी ध्यान देने लगी थी और वो दिन भी जल्दी आ गया जब बिनी को मिलन की सच्चाई का पता चल गया। उस दिन बिनी की सहकर्मी की जन्मदिन की पार्टी थी और उसने किसी 5 तारा होटल में पार्टी रखी थी। उस दिन बिनी को ऑफिस में ही काफ़ी देर हो गई थी। उसने मिलन को फ़ोन किया ये पूछने के लिए क्या वो उसके साथ जाएगा, पर मिलन ने उसका फ़ोन नहीं उठाया और थोड़ी देर बाद उसका मैसेज आ गया कि आज काम ज़्यादा है तो वो घर नहीं आएगा। विनी ने थोड़ा अपना हुलिया ठीक किया और ऑफिस से ही सीधा उस होटल के लिए निकल गई जहां उसके मित्र ने पार्टी रखी थी। 1 घंटे बाद विनी उस पार्टी में शामिल हो गई। सब केक काटने में व्यस्त थे कि तभी विनी की नज़र सामने बार में बैठे कपल पर पड़ी और वह ये देखकर हैरान रह गई कि वो और कोई नहीं उसका अपना पति मिलन था। विनी धीरे से उधर की ओर निकलकर बार की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसकी मित्र उसके पास आई और उसको अपने साथ केक खिलाने ले जाने लगी। इतनी ही देर में म्यूजिक चलने लगा और सबने नाचना शुरू कर दिया। तभी विनी ने मौका देखा और फिर वो वहाँ से चल पड़ी। पर यह क्या, उस टेबल पर तो अब कोई नहीं था। विनी ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो सामने मिलन किसी लड़की के साथ बहुत ही क्लोज होकर डांस कर रहा था। ये देखकर विनी का खून खौल उठा और उसने आओ देखा ना ताओ सीधे उस लड़की को खींचकर मिलन से अलग कर दिया और मिलन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। मिलन गुस्से से तिलमिला उठा और उसने भी विनी को जोर से धक्का मारा जिससे विनी का बैलेंस बिगड़ गया और वो एक फूलदान से टकरा गई और उसके सिर से खून बहने लगा। जल्दी से उसे उसके दोस्त हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। ड्रेसिंग के बाद उसके पास नलिन ने उसे उसके घर छोड़ा। किसी ने भी विनी से कुछ नहीं पूछा। घर पर आते ही संगीता ने उससे चोट का कारण पूछा। विनी बिना कुछ बताए बुद्ध सी बनी हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ चली। मिलन पहले से ही वहाँ बैठा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की विनी? विनी ने बिना एक शब्द कहे अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ विनी, जवाब दो मुझे। नहीं मिलन, जवाब मैं नहीं तुम दोगे मुझे। विनी ने हिकारत भरी नज़रों से मिलन को देखा। क्या जवाब चाहिए तुम्हें? यही कि वो कौन थी जिसके साथ मैं होटल में था? तो सुनो, वो मेरी कलीग थी और वो नीडी है। मैं तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। मदद? कौन सी मदद जो तुम होटल में जाकर उसके साथ डांस करके करनी होती है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। घर पर अपनी पत्नी को बोलते हो कि तुम बाहर जाकर काम नहीं करोगी
और तुम खुद अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हो। अगर तुम्हारे अंदर शर्म है तो अपनी गलती मान लो। बिन्नी ने गुस्से में मिलन से कहा। आदमी कुछ भी कर सकता है, फिर मैंने तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं रखी है। सब कुछ तो दिया है तुम्हें मैंने, मिलन ने बिन्नी से कहा। हाँ, सब कुछ दिया है, सिवाय सच्चे प्यार के और एक औलाद के, जो कि हर औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है, बिन्नी ने दुखी होते हुए कहा। बस अब और धोखा नहीं दूंगी मैं अपने आप को। तुम अपने सब कुछ के साथ रहो और मैं अपनी सच्चाई के साथ रहूँगी। मिलन, मैं जा रही हूँ फिलहाल, और संगीता भी मेरे साथ रहेगी, बिन्नी ने सपाट लहजे में कहा। मिलन ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की और बिन्नी भी बिना कुछ कहे छोड़ आई अपना सब कुछ। हाँ, सब कुछ, अपना दिल, आत्मा, प्यार, सब कुछ। बिन्नी के पापा ने उसे वापस घर आने को कहा, पर उसने उन्हें भी मना कर दिया। बिन्नी अपने पापा के दूसरे फ्लैट में रहने चली गई, और वो भी इस शर्त पर कि वो उसका रेंट भी देगी। बिन्नी और संगीता दोनों ही अपनी टूटी हुई जिंदगी को दोबारा जोड़ने की कोशिश करने में लग गईं। संगीता भी अपनी ब्यूटिशियन का कोर्स पूरा कर चुकी थी और किसी अच्छे पार्लर में जॉब कर रही थी। सुग्गू भी अब 5 साल की हो गई थी और स्कूल जाने लगी थी, और बिन्नी अपनी जॉब में पूरी तरह से बिजी रहती थी। तभी एक दिन संगीता का पति अपनी गलती पर माफ़ी मांगता हुआ आया और भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, ऐसा प्रण भी किया। बिन्नी ने संगीता से पूछा कि क्या वो वापस जाना चाहती है, पर संगीता ने कहा कि पहले उसका पति कुछ काम करे तभी वो सोचेगी। बिन्नी ने उसके पति को अपना ड्राइवर बना लिया और सर्वेंट रूम में वो दोनों रहने लगे। इस दौरान धीरू की कोई भी गलती बिन्नी को नहीं दिखी। वो सुधर रहा था, इसलिए नहीं कि अचानक कोई चमत्कार हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता था कि संगीता अब वो पुरानी दबी कुचली संगीता नहीं रही, बल्कि अब वो पूरी तरीके से एक सुदृढ़ नारी बन चुकी है, जो ना गलत करेगी और ना गलत सहेगी। बिन्नी भी अब खुश थी संगीता के लिए। मिलन और बिन्नी ने तलाक नहीं लिया था, पर एक साथ रह भी नहीं रहे थे दोनों। एक दिन मिलन और बिन्नी की कॉमन फ्रेंड आशी ने बिन्नी को फ़ोन करके बताया कि मिलन बहुत बीमार है और हॉस्पिटलाइज्ड है। तो बिन्नी से रहा नहीं गया और आशी से पता लेकर वह मिलन से मिलने चली गई। मिलन को देखकर उसे एहसास हुआ कि उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है। डॉक्टर ने बताया कि उसके लीवर में इन्फेक्शन हो गया है और उसे बहुत देखभाल की ज़रूरत है। पता नहीं क्यों, पर बिन्नी उसे डिस्चार्ज कराकर अपने घर ले आई। कुछ दिनों की देखभाल और खान पान से मिलन की सेहत में काफ़ी सुधार आ गया था। संगीता सुबह नाश्ता लेकर मिलन के कमरे में पहुंची तो देखा मिलन सुग्गू से बहुत घुल मिलकर खेल रहा था। सर, नाश्ता कर लीजिए, ठंडा हो जाएगा, दीदी बोलकर गई थी कि बाद में दवाई भी खानी है। संगीता, रुको, इधर आओ। जी सर, कहिए। संगीता, क्या तुम्हारी दीदी अभी भी अकेली हैं? संगीता ने बिना चेहरे पर कोई भाव लिए बोल दिया कि बिन्नी सिर्फ ऑफिस और घर में व्यस्त रहती हैं और बाकी बचे समय में सुग्गू के साथ खेलने में बिताती हैं। आपको तो पता होगा दीदी को बच्चों से कितना प्यार है। मिलन ने आगे कुछ नहीं कहा, या शायद कहने को कुछ बचा ही नहीं था, पर उसके चेहरे पर एक अलग ही संतुष्टि थी। बिन्नी के घर आते ही मिलन ने उसके कमरे में पहुंचा और बिन्नी से बोला, बिन्नी, अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे घर जाना चाहिए, और तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया वो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो भी मैं यही करती मिलन, बिन्नी ने बिना उसकी तरफ देखे बोल दिया। बिन्नी, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया है? भैया नेक्स्ट वीक आ रहे हैं मुझे लेने, शायद अब मैं वापस ना आऊँ। बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो और हमेशा के लिए मुझे भूल जाओ। तलाक के पेपर मैं भिजवा दूँगा ताकि तुम आगे बढ़ सको अपनी ज़िंदगी में। बिन्नी की आंखों से बस आंसू निकलने को बेताब थे, पर बिन्नी ने उन पर काबू रखा हुआ था ताकि वो उसे कमज़ोर ना कर दें। बिन्नी ने मिलन को रोका नहीं। 2 दिन के बाद तलाक के पेपर भी बिन्नी के घर आ गए। बिन्नी उन पेपर्स को देखकर बहुत रोई। संगीता ने उसे समझाया कि दीदी, अगर आप दोनों साथ नहीं रहना चाहते तो फिर आप क्यों ढो रही हैं ऐसा रिश्ता, या फिर अभी भी आपके दिल में जगह है साहब के लिए? पता नहीं संगीता, पर अलग होकर सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। कैसे रिश्ते दीदी? वो तो आप पहले ही खत्म कर आई हैं। दीदी, बस मैं इतना कहूँगी कि जो भी फैसला लें वो आपके हित में हो।
रात भर बिनी सोचती रही कि उसे क्या करना चाहिए। फिर सुबह एक नई सुबह बनकर आई। बिनी ने मिलन को मिलने के लिए बुलाया। मिलन जब उनके घर पहुंची तो बिनी ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। बिनी, तुम कहीं जा रही हो? मिलन ने बिनी से पूछा। हाँ मिलन, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, अपने पति के साथ, बोली बिनी। यह सुनकर मिलन आश्चर्य से उसे देखने लगा। तुमने शादी कर ली? इस पर संगीता हंसते हुए बोली, हाँ साहब, वो तो काफ़ी पहले कर ली थी आपके साथ। मिलन की आंखों में आंसू आ गए और उसने बिनी को गले से लगा लिया। एक औरत को हक है अपनी ज़िंदगी के हर फैसले लेने का, पर उसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरी तरह से सशक्त हों। नौकरी करना या ना करना ये आप पर निर्भर है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है और आप नहीं चाहती कि नौकरी करनी है तो बेशक ना करें, पर यह फैसला पूरे तरीके से आपका होना चाहिए। और अगर आपके परिवार को ज़रूरत है आपके आर्थिक सहयोग की, तो ज़रूर आपको अपने परिवार का साथ देना चाहिए। स्त्री और पुरुष दोनों को प्यार और सम्मान के साथ अपने परिवार का सहयोग करना चाहिए।